Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine, inshallah ta'ala. Dear students, you will never find peace in worldly pleasures because all of it is temporary. What is permanent is Allah subhanahu wa ta'ala and His promise, definitely. Let's start our lecture with the explanation and discussion of chapter number 6, The Place of Science in Liberal Education by Bertrand Russell. One defect, however, does seem inherent in a purely classical education, namely a too elusive emphasis on the past. कहते हैं खालिस क्लासिकी तालीम का एक नक्स जो पैदाइशी तौर पर महसूस होता है वो ये है कि इसमें माजी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है. By the study of what is absolutely ended and can never be renewed, a habit of criticism towards present and the future is engendered. और होता क्या है बच्चों कि वो अदब जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया अब दोबारा शायद कभी बहाल ना हो, तो उसके मुताले के ज़रिए हमारा जो जहन है वो हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर की तरफ जो है वो तनकीदी जहन बन जाता है हमारा. ठीक है. The qualities in which the present excels are qualities to which the study of the past does not direct attention and to which, therefore, the student of Greek civilization ग्रे ईज़िली बिकम ब्लाइंड. अब वो क्वालिटीज़ जो हाल में हैं, ठीक है, माजी से कहीं बेहतर हैं, आलातर हैं, और वो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी जानिब माजी का मुताला जो है वो आपकी तवज्जो मरकूज़ नहीं करता, मबजूल भी नहीं करता, और जिनकी जानिब से जो यूनानी तहज़ीब का तालिब इल्म है बआसानी अपनी आँखें बंद कर लेता है. In what is new and growing, there is apt to be something crude, insolent, even a little vulgar, which is shocking to the man of sensitive taste quivering from the rough. और जो चीज़ नई है बच्चों डेफिनेटली, यानी जैसे अब आप अपने साइंटिफिक एजुकेशन में कोई चीज़ नई थ्योरी आती है तो वो अभी नई है और अभी वो बढ़ रही है, तो उसमें यकीनन कुछ ना कुछ आपको कुछ क्रूडनेस, कुछ भोंडापन, कुछ नाशाइस्तापन जो है, कुछ इंसोलेंसी, कुछ गुस्ताखी जो है वो आपको मिल सकती है. ठीक है. जो हसास ज़ौक़ के जो लोग होते हैं या अशख़ास होते हैं उनके लिए किसी धमाके से कम नहीं होती. और इस खुरदरी चीज़ से मिलने के खौफ से, मुआनक़ा करने के खौफ से वो चमकदार माजी को कि तरशाए कॉन्टैक्ट ही रिटायर्स टू द ट्रिम गार्डन्स ऑफ अ पॉलिश्ड पास्ट, कि वो तरशाए बागों में आराम करने लगता है अपने माजी के. Forgetting that they were reclaimed from the wilderness by men as rough and earth-soiled as those from whom he shrinks in his own day. और वो ये भूल जाता है कि उन्हें भी ऐसे ही खुरदरे और धरती के करीब जीने वाले बाशिंदों ने जंगलात में से तैयार किया था, जिसे वो लोगों से मिलने और अपने ज़माने में झिझक रहा है. The habit of being unable to recognize merit until it is dead is too apt to be the result of a purely bookish life, and a culture based wholly on the past will seldom be able to pierce through everyday surroundings to the essential splendor of contemporary things or to the hope of still greater splendor in the future. खूबी को मुर्दा होने से पहले ना पहचान सकने की आदत खालिसतन एक किताबी ज़िंदगी का नतीजा हो सकता है. यानी वो शख्स जो सारा टाइम किताबें पढ़ता रहे और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई तजर्बा ना हो बच्चों, तो ये क्वालिटी जो है वो एक ऐसे शख्स में हो सकती है जो किसी भी खूबी को मुर्दा होने से पहले ना पहचान सके. और मुकम्मल तौर पर माजी पर जो मुश्तमिल सकाफ़त होती है वो रोज़मर्रा के माहौल में शाज़ व नाज़ी दाखिल हो सकती है. यानी आप माजी के जितने भी वाक़यात पढ़ लें वो पास्ट का हिस्सा बन चुके हैं, वो आपके प्रेजेंट में नहीं एंटर हो सकते. ठीक है. तो ताकि हम आज़ा अशिया की बुनियादी शौकत को जाने या मुस्तक़बिल में ज़्यादा शौकत तक पहुँच जाए, यानी जो उनकी शान व शौकत है वो माजी में जितनी थी वो माजी तक ही रहेगी बच्चों. उसको बार बार पढ़ने से वो आपके प्रेजेंट या आपके फ्यूचर का हिस्सा नहीं बन जाएगी. जो माजी के वाक़यात थे, जो माजी में बादशाहों की क़िस्से कहानियाँ पढ़ते हैं, जो माजी में मुख्तलिफ़ आप फतूहात के बारे में पढ़ते हैं, वो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं. अब उनमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते.
जिस चीज़ में हम चेंज ला सकते हैं वो हमारा प्रेजेंट है और हमारा फ्यूचर है, ठीक है। इनहेरेंट कहते हैं बच्चों पैदाइशी, इनबॉर्न। एक्सक्लूसिव कहते हैं मखसूस, एब्सोल्युटली मुकम्मल तौर पर। एनजेंडर्ड पैदा करना, एक्सेल्स सबकत ले जाना, क्रूड नाशाइस्ता, इंसोलेंट गुस्ताख, वल्गर बड़ी इंडिसेंट टाइप की कोई लैंग्वेज जो होती है, ठीक है। और शिवरिंग कांपना, और रिक्लेम्ड वापस ले लेना, विल्डरनेस वीराना, सेल्डम शाजोनार, पियर्स घुसना। अब यहाँ पे उसने बड़ा अच्छा एक पीस ऑफ पोइट्री जो है वो उसने आपके साथ शेयर की है। माई आईज सा नॉट द मैन ऑफ ओल्ड एंड नाउ देयर एज अवे हैज़ रोल्ड, आई वीप टू थिंक आई शैल नॉट सी द हीरोज ऑफ पोस्टेरिटी। अब वो क्या कहता है कि माई आईज सॉ नॉट द मैन ऑफ ओल्ड, मेरी आँखों ने माजी के लोगों को नहीं देखा है। एंड नाउ देयर एजेस अवे हैज़ रोल्ड, द एज अवे हैज़ रोल्ड, और अब उनकी अपनी उम्र जो है वो ख़त्म होने लगी है, ठीक है। यानी वो जो माजी में थे वो माजी में रह गए। मैं उन लोगों से ना मिला हूँ, ना मैंने उन्हें सुना है, ठीक है, ना मैंने उन्हें देखा है, बल्कि मैंने सिर्फ उनके क़स्से पढ़े हैं मैंने, ठीक है। एंड आई वीप टू थिंक आई शैल नॉट सी, और मैं रोता हूँ ये सोच कर कि मैं नहीं देख पाऊँगा, नहीं देख सकूँगा द हीरोज़ ऑफ पोस्टेरिटी, आने वाले कल के अजीम इंसानों को, ठीक है। पोस्टेरिटी नई नस्ल। सो सेज द चाइनीज़ पोइट, बट सच इम्पार्शलिटी इज़ रेयर इन द मोर पग्नेशियस एटमॉस्फेयर ऑफ द वेस्ट, where the champions of past and future fight a never-ending battle instead of combining to seek out the merits of both। ये चीनी शायर की बच्चों पोइट्री थी जो आपके सामने पेश की गई है। लेकिन जो मगरब के बहुत ज़्यादा झगड़ालू माहौल में ऐसी गैर जानिबदारी जो है वो ना होने के बराबर है, जहाँ माजी और मुस्तकबिल के अलमबरदार इकट्ठे मिल जाएं और दोनों की खूबियाँ तलाश करने के बजाय एक कभी ना ख़त्म होने वाली लड़ाई लड़ते रहते हैं। इम्पार्शलिटी कहते हैं बच्चों गैर जानिबदारी, कंबाइनिंग इकट्ठे होना। दिस कंसिडरेशन विच मिलिटेट्स नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सक्लूसिव स्टडी ऑफ द क्लासिक्स but against every form of culture which has become static, traditional and academic, leads inevitably to the fundamental। और यही ख्याल है जो कि ना सिर्फ खालिसतन आपके जो क्लासिकी मुताले के ख़िलाफ़ बज़ोर महव अमल है, बल्कि हर उस सकाफ़त के ख़िलाफ़ भी मसरूफ़ कार है जो साक़ित, रिवायती और इल्मी बन चुकी है, ठीक है। Academic leads inevitably to the fundamental question, ठीक है, ये बुनियादी सवाल की जानिब नागज़ी तौर पर ले जाते हैं। What is the true end of education, कि फिर तालीम का असल मकसद क्या है। जब आप तालीम हासिल करते हैं तो उसका असल बुनियाद, उसका होना क्यों है, क्यों ज़रूरी है। But before attempting to answer this question, it will be well to define the sense in which we are to use the word education। For this purpose, I shall distinguish the sense in which I mean to use it from two others, both perfectly legitimate, the one broader and the other narrower than the sense in which I mean to use the word। लेकिन वो कहता है इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करने से पहले ये दुरुस्त होगा कि हम इसके मफ़हूम को जानते चलें, ठीक है, जिसमें लफ्ज़ तालीम को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस मकसद के लिए आपका जो राइटर है बच्चों, उसने जिस मफ़हूम को इस्तेमाल करना चाहा है उसको मज़ीद दो अदद जो मफ़हूम हैं उनसे अलग करेगा पहले वो, और जो दोनों मफ़हूम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त भी हैं। एक मफ़हूम जो है, एक मीनिंग जो है वो उसके अपने बड़े मफ़हूम से वसीतर मफ़हूम, और दूसरा ज़रा तंग तर नैरोवर किस्म का जो उसका मीनिंग निकलता है, ठीक है, उसके बारे में वो आपको एक्सप्लेन करेगा। फंडामेंटल बुनियादी, डिस्टिंग्विश इम्तियाज़ करना, लेजिटिमेट जायज़। In the broader sense, education will include not only what we learn through instruction, but all that we learn through personal experience, the formation of character through the education of life। अब जहाँ तक उसका ब्रॉडर सेंस है एजुकेशन का बच्चों, उसमें क्या होगा कि इसमें तालीम में ना सिर्फ वो कुछ शामिल होगा जिसे हम सिखाने से सीखते हैं, बल्कि वो कुछ भी जिसे हम ज़ाती तजर्बे से सीखते हैं,
और यूँ हम ज़िंदगी की तालीम के ज़रिए किरदार बनाते हैं। ठीक है, यानी एक वो इल्म है बच्चों जो आप अपने स्कूलों में कॉलेजेस में जा कर एक्वायर करते हो, और एक वो इल्म है जो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए जो है वो आप हासिल करते हो। ज़िंदगी में जो कुछ आपको तजर्बा होता है बच्चों, उससे आपको जो है वो इल्म हासिल होता है। ठीक है, and of this aspect of education, vitally important as it is, I will say nothing, since its consideration would introduce topics quite foreign to the question with which we are concerned. लेकिन तालीम का जो ये पहलू है अगरचे बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ ना कहूँगा, क्योंकि इस पर गौर व फिक्र ऐसे उन्वानात को मुतारिफ़ करा देगा जो इस सवाल के लिए क़तन अजनबी हैं, जिस पर हम यहाँ बहस कर रहे हैं। कंसिड्रेशन कहते हैं बच्चों गौर व फिक्र। इन द नैरोअर सेंस, एजुकेशन मे बी कन्फाइंड टू इंस्ट्रक्शन, द इम्पार्टिंग ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, because such information in and for itself is useful in daily life. Elementary education, reading, writing, and arithmetic is almost wholly of this kind. But instruction, necessary as it is, does not per se constitute education in the sense in which I wish to consider it. अब जहाँ तक उसके बच्चों नैरोअर सेंस का ताल्लुक़ है एजुकेशन के, जो उसका तंग तर मफ़हूम है, ठीक है, तो उसको सिखाने यानी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ मालूमात दे देने तक महदूद किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी मालूमात जो हैं बच्चों वेरियस सब्जेक्ट्स पर जो होती हैं, तो वो बज़ात ख़ुद और जो है ना फ़ी नफ्स से ही रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुफीद होती हैं। और जो हमारी बुनियादी तालीम है जिसमें पढ़ना लिखना और हिसाब मुकम्मल तौर पर इसी तरह की तालीम है जिसको हासिल करना चाहिए, लेकिन सिखाना जो है वो हालांकि ज़रूरी अमल है, लेकिन इस मफ़हूम में तालीम नहीं करार पाता जिस मफ़हूम से मैं बहस करना चाहता हूँ, जिस आस्पेक्ट को मैं दिखना चाहता हूँ तालीम के। कन्फाइंड कहते हैं बच्चों महदूद कर देना, इम्पार्टिंग देना, एलिमेंट्री बुनियादी। Education in the sense in which I mean it may be defined as the formation by means of instruction of certain mental habits and a certain outlook on life and the world. It remains to ask ourselves what mental habits and what sort of outlook can be hoped for as the result of instruction. When we have answered this question, we can attempt to decide what science has to contribute to the formation of the habits and outlook which we desire. अब जिस मफ़हूम का आपका राइटर जो बच्चों को तस्करा करना चाहता है, उसकी तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि इल्म सिखाने के ज़रिए ज़िंदगी और दुनिया के बारे में एक मखसूस जहन, आदात और कौन सा नज़रिया सिखाने के नतीजे में हासिल होने की तवक्को की जा सकती है। और जब हम इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे, तो हम ये फ़ैसला कर सकेंगे कि जो आदात और जिस नज़रिए की तश्कील हम चाहते हैं उसके हसूल के लिए साइंस जो है वो आपके लिए क्या कुछ कर सकती है। फॉर्मेशन कहते हैं बच्चों बनावट, कंट्रीब्यूट हिस्सा देना, आउटलुक रवैया। Our whole life is built about a certain number, not a very small number of primary instincts and impulses. कहता है हमारी सारी ज़िंदगी की तामीर चंद, और ये चंद थोड़ी सी नहीं है, बुनियादी खसलतों और मुहर्रिकात के इर्द गिर्द होती हैं। इसमें बच्चों एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इंस्टिंक्ट। अच्छा, इंस्टिंक्ट को हम उर्दू में जिबिलत कहते हैं वैसे, लेकिन जिबिलत क्या होती है? जिबिलत वो होती है बच्चों जो आपके अंदर इनबॉर्न जो क्वालिटीज़ होती हैं, जिस तरह से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हंसना, रोना, भूख के टाइम पे, ठीक है ना, रोने की आवाज़ निकालना, ये कुछ चीज़ें हैं जो इंसान सीख के पैदा होता है। ठीक है, तो इनको आप इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। ये हमारी जिबिलत में है, हमारी फितरत में है ये। ओनली व्हाट इज़ इन सम वे कनेक्टेड विद दीज instincts and impulses appears to us desirable or important. There is no faculty, whether reason or virtue or whatever it may be called, that can take our active life and our hopes and fears outside the region controlled by these first movers of all desire. ठीक,
अब जो कुछ भी इन खसलतों और महरक़ात से हम किसी न किसी तौर मुतअल्लिक़ करते हैं या होता है, वो हमें अपनी आरज़ुओं का महवर और बड़ा अहम लगता है। अक़ल, नेकी या जो भी कुछ आप इसे नाम दें, इतनी क़ुव्वत नहीं रखती कि हमारी ज़िंदगी, हमारी उम्मीदों और हमारे खौफ को तमाम आरज़ुओं के इन बुनियादी महरक़ात के दायरे से बाहर ले जा सके। ठीक है। अच्छा जी, ईच ऑफ देम इज़ लाइक अ क्वीन बी। ठीक है। और जो आपकी ख्वाहिश होती है उसके बारे में कहा जा रहा है ये कि ईच ऑफ देम इज़ लाइक अ क्वीन बी aided by a hive of workers gathering honey. But when the queen is gone, the workers languish and die, and the cells remain empty of their expected sweetness. अब इनमें से जो आपकी बुनियादी महरक़ात हैं ज़िंदगी के बच्चों, वो हर एक मलका मक्खी की तरह से होते हैं। जैसे शहद की मक्खियों का आपने देखा होगा छत्ता, तो उसमें एक मलका मक्खी होती है जो उनकी मोटिवेटर होती है, जो उन सबको मोटिवेट करती है अपने कारकुनों को। ठीक है। जिसके साथ उसकी कारकुन मक्खियाँ जो हैं वो बड़ी शौक़ के साथ, बड़ी खुशी के साथ जो है वो पूरा ग्रोह शहद जमा करता है मसरूफ़ियत के साथ। लेकिन जब मलका मक्खी चली जाती है तो जो कारकुन मक्खियाँ हैं वो भी बेकार हो जाती हैं और मर जाती हैं। और जो हमारे एक्सपेक्टेड खाने होते हैं उसके, जो उसका शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, वो हमारी एक्सपेक्टेड स्वीटनेस से खाली रह जाते हैं। यानी हम जो तवक्को करते हैं कि हमें यहाँ से शहद मिलेगा, शहद मिलेगा, लेकिन चूँकि मलका मक्खी मर चुकी है तो इसलिए बाकी जो कारकुन मक्खियाँ हैं वो भी काम नहीं करती हैं और वो मर जाती हैं। ठीक है। यानी मोटिव उनका ख़त्म हो जाता है, जो उनको हरकत में लाने का सबब बनता था मलका मक्खी, तो वो शहद हमें उन खानों से नहीं मिलता। सो with each primary impulse in civilized man, it is surrounded and protected by a busy swarm of attendant derivative desires which store up in its service whatever honey the surrounding world affords. और इसी तरह से बच्चों, जो महज़िब आदमी होता है उसकी हर इब्तदाई क़ुव्वत महरिका का भी यही हाल है। इसके इर्द भी महकूम आरज़ुओं का एक ग्रोह का हजूम जो है बराए हिफाजत रहता है, जो इसकी खिदमत के लिए वो सारा शहद जमा करता रहता है जितना कुछ के इर्द गिर्द की दुनिया से उसे हासिल करने को मिलता है। बट इफ़ द क्वीन इम्पल्स डाइज, द डेथ डीलिंग इन्फ्लुएंस, दो रिटार्डेड a little by habit, spreads slowly through all the subsidiary impulses, and a whole tract of life becomes inexplicably colorless. लेकिन होता क्या है बच्चों, अगर मलका मुहर्रिक मर जाए, मोटिव जो आपका मेन मोटिव है ज़िंदगी का, तो मौत का असर तमाम मातहत महरक़ात में भी रफ्ता रफ्ता फैल जाता है। हालांकि आदत के ज़ेर असर उसके रास्ते में कुछ न कुछ रुकावट होती है और यूँ ज़िंदगी का एक पूरा रास्ता नाकाबिले बयान हद तक बेरंग बन जाता है। And what was formerly full of zest and so obviously worth doing that is it raised no questions, has now grown dreary and purposeless. With a sense of disillusion, we inquire the meaning of life and decide perhaps that all is vanity. और ये वही आपके ज़िंदगी का ट्रैक है बच्चों, जो पहले जोश से भरपूर था और फ़ी नफ्सह किए जाने के इतना काबिल था कि कुछ ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो वो अब आपका मेन मोटिव ख़त्म हो जाने से क्या होता है, वो बेरंग और बेमकसद बन गया है और फ़रेब का पर्दा चाक हो जाने के एहसास के साथ हम ज़िंदगी का मतलब तलाश करते हैं और शायद फिर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सब कुछ फ़जूल है। ठीक है, मक्कारी है, धोखाबाजी है। The search for an outside meaning that can compel an inner response must always be disappointed. All meaning must be at bottom related to our primary desires, and when they are extinct, no miracle can restore to the world the value which they reflected upon it. और किसी बैरूनी मतलब की ऐसी तलाश जो अंदरूनी रद्द-ए-अमल को मजबूरन पैदा करे, हमेशा मायूसी होती है और तमाम मतलब गहराई में हमारी बुनियादी ख्वाहिशात से मुताल्लिक़ होना चाहिए और जब वो मर जाएं तो कोई मुआवज़ा भी दुनिया के लिए वो कदर पैदा नहीं कर सकता जो उन पर मुनक्किस होती है। इंस्टिंक्ट कहते हैं बच्चों जिबिल्लत, नेचुरल सेंस, फैकल्टी, सलाहियत, एबिलिटी। हाइव मक्खियों का छत्ता जो होता है, मक्खी खाना कह सकते हैं आप, बी हाइव, सराउंडेड घर जाना, डेरिविएट मुताल्लिक़ा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। और रिटार्डेड कहते हैं बच्चों धचका लगना, लिमिटेड और डिलेड इन इंटेलेक्चुअल। और सब्सिडरी, डिज़ैली, सप्लीमेंट्री।
इनएक्सप्लिकेबली गैर वाजे, अनएक्सप्लेनेबल, ड्रेयरी खौफनाक, ग्लूमी, डिसइल्यूजन आंखें खुल जाना, ठीक है, डिसअपॉइंट हो जाना, कंपेल मजबूर होना, फोर्स करना, एक्सटिंक्ट गायब कर देना, नॉन एग्जिस्टेंट. सो the purpose of education, therefore, cannot be to create any primary impulse which is lacking in the uneducated. The purpose can only be to enlarge the scope of those that human nature provides by increasing the number and variety of attendant thoughts and by showing where the most permanent satisfaction is to be found. Under the impulse of a Calvinistic horror of the natural man, this obvious truth has been too often misconceived in the training of the young. Nature has been falsely regarded as excluding all that is best in what is natural, and the endeavor stunted and contorted hypocrites to teach virtue has led to the production of instead of full grown human beings. लिहाजा तालीम का मकसद किसी ऐसी अव्वल ख्वाहिश को तख्लीक करना नहीं हो सकता जो कि तमाम गैर तालीम याफ्ता लोगों में नहीं होती. हाँ, अलबत्ता इसका मकसद ये ज़रूर हो सकता है कि इन ख्वाहिशों के दायरा अमल को हम बढ़ा दें जो इंसानी फितरत में मौजूद होते हैं, और उसके हसूल की खातिर जो उसके साथ कनेक्टेड ख़यालात होते हैं बच्चों, उनकी तादाद और उनके वैरायटी को बढ़ा दे और ये भी दिखा दे कि सबसे मुस्तकिल इत्मीनान कहाँ से मिल सकता है हमें. और कैल्विन के पैरवाकारों की तसव्वुर फितरी इंसान के खौफनाक मुहर्रके के तहत ये वाज़ेह सच बच्चों की तालीम व तरबियत में अक्सर और बेशतर गलत तसव्वुर किया गया है. फितरत का मतलब बातिल तौर पर यह ले लिया गया है कि फितरी अशिया में से बेहतरीन चीज़ों को निकाल कर बाहर कर दिया जाए और नेकी सिखाने की कोशिश की बजाय मुकम्मल नशोनुमा पाए हुए इंसानों के करतबबाज मसख शुदा मुनाफिक पैदा किए जा रहे हैं. From such mistakes in education, a better psychology or a kinder heart is beginning to preserve the present generation. We need, therefore, waste no more words on the theory that the purpose of education is to thwart or eradicate nature. और तालीम में ऐसी कोताहियों के सबब जितने भी बच्चों ये ड्रॉबैक्स हैं जो राइटर ने आपको पीछे अभी एक्सप्लेन किए हैं, इन्हीं कोताहियों के सबब एक बेहतर नफ्सियात या ज़्यादा रहम वाला दिल जो है वो नई नस्ल को महफूज रखने का आगाज़ कर रहा है. लिहाजा हमें इस नज़रिए पर अब मज़ीद अल्फाज ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है कि तालीम का मकसद फ़ितरत को रोकना या ख़त्म कर देना है. ठीक है, इसको मिसअंडरस्टूड किया गया है कि तालीम जो है वो फ़ितरत को ख़त्म कर देती है या रोक देती है. तालीम का ऐसा कोई भी जो है वो इसका कोई ऐसा इशू नहीं है. अटेंडेंट कहते हैं मुतालिका, मिसकंसीव्ड गलत समझना, एंडेवर कोशिश करना, स्टंटेड नशोनुमा रोकना, कंटोर्टेड बिगाड़ना, हिपोक्रेट्स मकार, थ्वाट दबोचना, एराडिकेट जड़ से उखाड़ना. But although nature must supply the initial force of desire, nature is not in the civilized man the spasmodic, fragmentary, and yet violent set of impulses that it is in the savage. लेकिन अगरचे ख्वाहिश की जो आपकी इब्तदाई क़ुव्वत फ़ितरत ही मुहैया करती है, ताहम महज़ब इंसानों में फ़ितरत वैसी लम्हाती पारा पारा लेकिन शदीद मुहर्रिकात पर मबनी नहीं होती जैसा कि वैशियों में होती थी. यानी जो गैर तालीम याफ्ता लोग होते थे पहले शुरू में, उनसे एक तालीम याफ्ता इंसान के मुहर्रिकात जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. ईच इम्पल्स हैज़ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्ट्री of thought and knowledge and reflection, through which possible conflicts of impulse are foreseen and temporary impulse are controlled by the unifying impulse which may be called wisdom. और हर मुहर्रिक की फ़िक्र इल्म और गौर ख़ौस की अपनी दस्तूरी वजारत होती है जिसकी मार्फत मुहर्रिकात के मुमकिन तज़ादात देखे जा सकते हैं, और आर्जी मुहर्रिक को यकजाई मुहर्रिका जिसे दानिशमंदी कहा जा सकता है उसको भी ये काबू में रखती है. In this way, education destroys the crudity of instinct and increase through knowledge of the wealth and variety of the individual's contacts with the outside world,
making him no longer an isolated fighting unit but a citizen of the universe, embracing distant countries, remote regions of space, and vast stretches of past and future within the circle of his interest. और इस तरह से बच्चों तालीम जिबिल्लत की सख्ती को तबाह कर देती है और इल्म के ज़रिए ही दौलत और इंसान के बैरूनी दुनिया से राब्ते ज़ाती राब्ते बढ़ाती है, जिसके नतीजे में वो एक जंगजू नहीं रहता बल्कि एक आफाकी शहरी बन जाता है और अपनी दिलचस्पियों के दायरे में वो दूर दराज के ममालिक खला के मज़ीद दूर दराज के इलाके माजी और मुस्तक़बिल के वसी फैलाव को शामिल कर लेता है. It is this simultaneous softening in the insistence of desire and enlargement of its scope that is the chief moral end of education. और तालीम का सबसे बड़ा अखलाक़ी मकसद भी यही है कि ये बैक वक्त ख्वाहिश के इसरार में नरमी और उसके दायरा कार में वसअत पैदा करती है. ठीक है बच्चों, तो ये मॉरल एंड ऑफ एजुकेशन है जिसके बारे में आपका राइटर बार बार जो है वो फोर्स कर रहा है. इनिशियल कहते हैं बच्चों इब्तदाई और स्पाज्मोटिक कभी कभार, फोरसीन पेशगोई करना, क्रूडिटी नाहमवारी, रिमोट दूर, इंसिस्टेंस ताकीद, एनलार्जमेंट वसअत. Closely connected with this moral end is the more purely intellectual aim of education, the endeavor to make you see and imagine the world in an objective manner as far as possible as it is in itself and not merely through the distorting medium of personal desire. अब इसी अखलाक़ी मकसद के बिल्कुल साथ ही तालीम का दानिशवराना मकसद भी वाबस्ता है, जो ये है कि हमें दुनिया को एक मारूज़ी अंदाज में देखने और तसव्वुर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए. जहाँ तक मुमकिन है इस काम के लिए अपनी ज़ात को इस्तेमाल में लेके आएँ और हमें सिर्फ ज़ाती ख्वाहिश के जो है ना वो मसख़ कुन ज़रिए इजहार पर नहीं छोड़ देना चाहिए इस चीज़ को. द कंप्लीट अटेनमेंट of such an objective view is no doubt an idea indefinitely approachable, but not actually and fully reliable. Education, considered as a process of forming our mental habits and our outlook on the world, is to be judged successful in proportion as its outcome approximates to this ideal, in proportion, that is to say, as it gives us a true view of our place in society, of the relation of the whole human society to its non-human environment, and of the nature of the non-human world as it is in itself apart from our desires and interest. और इस मारूज़ी नज़रिए का मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल नहीं किया जा सकता. तालीम को जब इस तरीक़ाकार के तौर पर लिया जाता है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़हनी आदात और दुनिया के बारे में अपना एक नज़रिया बनाते हैं, तो इसकी कामयाबी का अंदाज़ा इस निस्बत से लगाया जाता है जिससे नतीजा मिसाली हसूल के करीब होता है. या आप ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि इस निस्बत से जिससे हमें माशरे में और हमारे मकाम के बारे में सही नज़रिया देता है, इंसानी माशरे का गैर इंसानी माहौल से रिश्ता बनाता है और गैर इंसानी दुनिया की फितरत के बारे में बताता है जो अंदर हमारी ख्वाहिशात और दिलचस्पियों से बिल्कुल अलग है. ठीक है. एंड इफ़ दिस स्टैंडर्ड इज़ एडमिटेड वी कैन रिटर्न टू द कंसिडरेशन ऑफ साइंस, इंक्वायरिंग हाउ फार साइंस कंट्रीब्यूट्स टू सच एन एम एंड वेदर it is in any respect superior to its rivals in educational practice. और अगर हम इस मेयार को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर हम साइंस पर फिर से गौर शुरू कर सकते हैं और ये दरियाफ़्त कर सकते हैं कि साइंस इस तरह के मकसद को किस हद तक पूरा करती है और आया ये तालीम जो है वो मरवजात में अपने हरीफ़ों से किस तरह से मुमताज़ है. अगर हम इतनी तारीफ़ें करते हैं साइंटिफिक एजुकेशन की, तो वो किन क्वालिटीज़ की बिना पर अपने साथ जो एक हरीफ़ है उसकी क्लासिकल एजुकेशन उससे किस तरह से ये मुमताज़ होती है, किस तरह से ये जो सुपीरियर बन जाती है. ठीक है. बस आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों. मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़्यादा हो गया है ये. आप इसको ध्यान से ज़रा दोबारा पढ़िएगा. मैं आपसे पहले भी बताया था कि थोड़ा सा ज़रा ये खुश्क सा चैप्टर है ये, तो आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा. इंटेलेक्चुअल बच्चों कहते हैं जहन. ठीक है. और एंडेवर कोशिश करना, डिस्टॉर्टिंग मुश्किल,
अटेनमेंट हसूल, अप्रोचेबल काबिल रसाई, ठीक है, और रिलायबल काबिल हसूल, और अप्रॉक्सीमेट अंदाज़न, ठीक है। बाकी अब इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो अगले लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और एज़ फार एज़ योर लर्निंग इज़ कंसर्न्ड, टुडे you will memorize the main points from your grammar books of chapter number 3, bromides and sulfides, okay. And then you will learn question number 1, that is, who are the bromides according to Gillett Burgess, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। और एंड फॉर एज योर प्रैक्टिस ऑफ प्रेसी इज़ कंसर्न, बच्चों मैं जो आपको बता रही हूँ, मुझे कुछ बच्चियाँ कह रही हैं जी हमारी बुक में ये है, हमारी बुक में वो है, तो दीज पैराग्राफ्स आर जस्ट फॉर योर प्रेपरेशन, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर में भी आपको कहीं से अननोन ही पैसेज देंगे बच्चों। तो अगर आपका थोड़ा बहुत कोई डिफरेंट हो जाता है मेरी बुक से तो आप परेशान ना हो, जो आपकी बुक में है आपने प्रैक्टिस करनी है, आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो मेरी बुक में जो पैसेज नंबर 6 है वो आप सुन लीजिए ज़रा। All the world's a stage, so wrote William Shakespeare, the world's greatest dramatist. Shakespeare went on to say that all of us are actors on this stage. We are indeed actors in the great drama called history, which is written by the deeds of humankind. Suppose you were an actor in an infinitely lesser drama, a play written by one man or woman. Let us suppose also that you appeared on the stage for the first time in the middle of the second or third act. In that case, you would be well aware of the fact that to do a good job of acting, you would need to know what other performers who had appeared on the stage in earlier scenes had said and done. In other words, you would need to know the story up to the time of your entrance. The same is true of this most important of all dramas, the one played by humankind. You were born in the midst of the play. Much went on before you stepped into the present scene. In order, therefore, to play your part intelligently and well, you must know what men have been doing up to your time. जिस तरह से बच्चों उसने कहानी लिखी थी, उसने लिखा था ये ऑल द वर्ल्ड स्टेज, शेक्सपियर ने, जो बड़ा मशहूर ड्रामाटिस्ट है। तो जिस पर वो जिस किरदार को एंट्री देता है उसको एंट्री होने के टाइम उसको पता होना चाहिए कि उससे पहले पहले जो किरदार थे वो क्या कुछ बोल के गए हैं और क्या कहानी चल रही है, उसने मज़ीद कहानी को आगे कैसे चलाना है। तो हम भी ज़िंदगी की कहानी में बच्चों अपने अपने टाइम पर एंटर होते हैं स्टेज के ऊपर, दुनिया में, दुनिया के स्टेज पर, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे से पहले क्या कुछ हो चुका हुआ है और हमने अब किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। Just as the actor does not play his part alone but with other actors, so you are taking part in a scene with the rest of mankind. जिस तरह से कोई एक्टर है वो अकेला नहीं एक ड्रामे में आपको मिलेगा, और भी उसके साथ ही किरदार जो हैं वो कुछ बोल रहे होते हैं। तो आप भी इसी तरह से दुनिया में जब आए हैं बच्चों, आप अकेले लाइफ नहीं स्पेंड करते, आपको अपनी लाइफ के दौरान बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और for that reason you must know not only what has gone on in the past but what is taking place on the stage of the world as you play your part. कि जो कुछ हो चुका हुआ है आपको उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए, और जो कुछ हो रहा है आपको उसके बारे में भी मालूमात रखना बहुत ज़रूरी है। This then is the reason for studying history, the drama in which you are member of the cast, ठीक है। इसीलिए आपको हिस्ट्री जो है उससे ज़रूर आगाही होनी चाहिए कि हमारे से पहले क्या हो चुका हुआ है, तो तभी आप अपना पार्ट जो है वो ज़िंदा रहते हुए बेहतर तरीके से प्ले कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ विल यू एक्सप्लेन शेक्सपियर सेंटेंस ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। Question number 2, what does the writer of the above passage ask us to do in order to play our part well in the drama played by mankind? Question number 3, write a summary of the above passage and suggest a suitable title for it. Give some reasons for your suggestions of the title. ठीक है। आपको बच्चों अगर आपकी बुक में नहीं भी है तो मैं इसलिए इसको रीड आउट करती हूँ ताकि आप लोग सुन लें और सुन के भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है।
फिर भी अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो मैं आपके साथ मैं इसकी पिक्चर्स शेयर कर दूँगी, ठीक है। मुझे प्लीज़ काइंडली मुझे आप बताइएगा, ताकि मैं इन फ्यूचर फिर मैं वही कुछ करूँ जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बेहतर लगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। इसको ध्यान से सारा पढ़िएगा, समझिएगा, याद करने वाली चीज़ों को याद करके अपनी कॉपीज़ में भी आपने लिखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।